हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, जैसा कि अभी-अभी जेपीएससी रिसेंट एग्जाम कंप्लीट हुआ है और बहुत सारे छात्र अब मेंस की तैयारी में लग गए हैं। ठीक है, अब एग्जाम जो भी हुआ जैसा हुआ, लेकिन एग्जाम जब तक रद्द ना हो या एग्जाम के बारे में कुछ वैसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए, आप लोग को तैयारी में कुछ कमी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ जेपीएससी मेंस के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है आपका, चलिए यहाँ पे देखते हैं, नागपुरी गद्य साहित्य कर इतिहास और विकास। ठीक है, गद्य, यहाँ पे तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि गद्य क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कि उसका विकास, शुरुआत कैसे हुआ, शुरुआत कौन किए, कैसे कैसे ये आगे बढ़ा और विकास ऊंचाई को कैसे छुआ। विकास में कौन कौन सा कहानी आया, किताब आया, उपन्यास आया, कौन कौन राइटर इसमें अपना योगदान दिए, कौन कौन सा पत्र पत्रिका अपना योगदान दिए, कौन कौन सा प्रेषक योगदान दिए, संपादन कौन कौन किए, कैसे स्टार्टिंग से लेके अभी का जो रूप है वो हासिल कैसे किया नागपुरी गद्य साहित्य, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग का विस्तार से विश्लेषण करना है। ठीक है, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि नागपुरी गद्य साहित्य के ऊपर सिलसिलेवार रूप से एक नोट लिखूं, या पूछ सकता है कि नागपुरी गद्य साहित्य के ऊपर एक संक्षेप में, मतलब एक प्रकाश डालूं, ऐसा करके कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। या फिर इसमें एक और टॉपिक, जैसे इसका जो भाग होता है, जैसे गद्य का, यहाँ पे आपका कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, संक्षेपण हो गया, सॉरी एकांकी हो गया, इस टाइप से जितना भी हो गया आपका, निबंध हो गया, जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है पॉइंट दे देगा कि नागपुरी का साहित्य कर कहानी ऊपर, कहानी भाग ऊपरे सिलसिलेवार रूप से एक नोट लिखो। तो इसमें क्या है, सिर्फ आपका नागपुरी गद्य का जो कहानी की पैदाइश कैसे हुआ, कहानी कैसे उत्पत्ति हुआ, पहला कहानी कौन है, लास्ट अभी कहानी का क्या स्वरूप है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न वो तो बाद का दूसरा प्रश्न है, लेकिन अभी जो प्रश्न हम लोग देखेंगे उसमें नागपुरी गद्य साहित्य यानी कि टोटल रूप इसका। ठीक है, देखिए जानते हैं कि कोई भी भाषा की उत्पत्ति, सॉरी कोई भी भाषा का जो लिखावट या कोई भी संकलन, सबसे पहला उत्पत्ति आपका पद के रूप में हुआ है। ठीक है, कविता के रूप में हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका रघुनाथ निधिपति, तो उनका गीत पहले मिलता था, उससे पहले जो लोकगीत सब मिलता था, लेकिन लिखावट जो गद्य का जो स्वरूप आया है वो पद के बाद आया है। पद यानी कविता, गीत, ये सब के बाद कहानी, उपन्यास सबका उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, तो हम लोग गद्य का देखेंगे, जिसमें जिसमें हम लोग को नाटक नाटक उपन्यास कहानी ये सब आता है। तो वही गद्य का विकास कैसे हुआ उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आप लोग देख सकते हैं, जिसको लिखना होगा आप लोग लिखते चलिएगा। नागपुरी गद्य साहित्य कर और मध्यकाल का आखिरी बेरा में शुरू भेलक। कब हुआ था? मध्यकाल, मध्यकाल मोटा मोटी की मतलब 1800 से 1900 के आसपास लेके चलिए। ठीक है, 1850 से 1900 के आसपास लेके चलिए, उस टाइम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जब ईसाई मन हिया आल, ईसाई लोग, जानते हैं कि नागपुरी नागपुरी के विकास में, झारखंड क्षेत्र में नागपुरी के विकास में ईसाई मिशनरी लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा। ओहे मन बाइबिल कर प्रकाशन नागपुरी में करवालें और धर्म धर्म प्रचार ले सुसमाचार जेकि गद में रहे कि छाप के नागपुरी गद लिखे कर परंपरा की शुरुआत कर ले। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग इसका इतिहास के बारे में बात करेंगे, फिर उसका भी उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो इतिहास हम लोग क्या बता रहे हैं, इसका शुरुआत कब हुआ था, मध्यकाल से स्टार्ट हुआ। किन लोग स्टार्ट किए, तो ईसाई लोग स्टार्ट किए। ठीक है, इसका प्रकाशन कैसे हुआ, बाइबिल के रूप में प्रकाशन हुआ। ठीक है, और धर्म प्रचार में उन लोग का जो सुसमाचार था, समाचार होता है ना, सुसमाचार, उन लोग का धार्मिक रूप से बाइबिल का, उसको नागपुरी के रूप में छपवाया उन लोग। ठीक है, काहे कि इंग्लिश, वो तो इंग्लिश में था बाइबिल, बाइबिल का ओरिजिनल रूप इंग्लिश में। अब यहाँ पे इंग्लिश तो नहीं ना जानेगा जी। अब कोई मंगरा है, मान लो मंगरा, बुधुआ या अजय विजय, यहाँ लोकल झारखंडियन को इंग्लिश तो नहीं बुझाएगा, नागपुरिया बुझाएगा। तो नागपुरिया को उन लोग कैसे अपने बात को बताएगा, तो उन्होंने नागपुरी में छपवाया और उसको बंटवाया। तो मोटा मोटी मध्यकाल से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1850-60 कर बाद मोटा मोटी गद लिखे कर काम और होए रहे। ठीक है, यानी कि 1850
से 60 के आसपास मोटा-मोटी तौर पे, ठीक है? कोई परफेक्ट डाटा नहीं है, लेकिन मोटा-मोटी तौर पे ये गद्य लिखने का काम का स्टार्ट और हुआ था, और यानी कि शुरुआत हुआ था। और 1950 तक ई एगो सुघड़ रूप ले लेलक। सुघड़ यानी कि विशाल, मतलब एक अपना चरमोत्कर्ष जो बोला जाता है ना, वो रूप में आ गया। कब? साढ़े 1950 के आसपास, ठीक है? 1850 स्टार्ट हुआ था और मोटा-मोटी 100 साल का ये पे एक अपना उत्कर्ष प्राप्त कर चुका था। पहिले पहिल ईसाई मिशनरी मन नागपुरी गद्य लिखे के लिए कैथी और रोमन अपनाले। तले तले यानी कि उसके बाद देवनागरी का उपयोग कर ले। सबसे पहले ईसाई मिशनरी लोग ही स्टार्ट किया। अब उन लोग में देखिए, ईसाई मिशनरी तो उन लोग पहले का यूज कौन सा लिपि का यूज किया, तो कैथी लिपि का। आप लोग पुराना जमाना में जब देखिएगा, पुराना पहले का आप लोग खतियान उतियान देखिएगा ना, रसीद खतियान देखिए कैसा लिखल रहता, अजीब टाइप ऐसे ऐसे करके लिखल रहता है, इस टाइप से। तो वो कैथी था, ठीक है? तो वही लैंग्वेज में, मतलब नागपुरी को वही लिपि से इन लोग लिखा था। शुरुआती नागपुरी कैथी लिपि ही में ही चलता था। और रोमन दोनों बाद में देवनागरी का उपयोग किया। देवनागरी यानी कि हिंदी के रूप में, ठीक है? जो अभी लिखा हुआ है ये देवनागरी में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। गद्य साहित्य में उपन्यास, अब बताते हैं हम यहाँ पे कि गद्य साहित्य होता क्या है। तो गद्य साहित्य में उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, जीवनी, किसी के बारे जीवनी लिखना, आत्मकथा, आत्मकथा, रेखा चित्र, शब्द चित्र, भाव चित्र, किसी के भाव के बारे में व्याख्या करना या शब्द, इसे आलोचना, आलोचनात्मक विवरण देना। किसी का कोई चीज़ है उसके बारे पूरा आलोचना, उसका कटाक्ष करना, उसका आलोचना बोला जाता है। समीक्षा, किसी का ऑडिट करना, कोई भी चीज़ के बारे में बताना कि हाँ, इसमें ये कमी था, ये अच्छाई था, उसको समालोचना, आलोचना प्लस उसका मोटा-मोटी पॉजिटिव भी बताना और नेगेटिव बताना, वो समालोचना हो गया। लेख, नाटक, एकांकी, अ, रिपोर्ट, ताजमन लिखल जाएला। ये सब गद्य के अंतर्गत आता है। ये चीज़ हम मोटा-मोटी यहाँ पे क्या देखें कि स्टार्ट कब हुआ यहाँ पे, कि मध्यकाल से स्टार्ट हुआ आपका नागपुरी। कौन किया? तो ईसाई मिशनरी लोग स्टार्ट किया, ठीक है? उसको लोग अपना सुसमाज और छपवाया। उसके बाद 1850-60 के आसपास ये और हुआ था लिखने का, और 1950 तक एक अच्छा खासा अपना रूप प्राप्त कर चुका था, ठीक है? सबसे पहले कैथी में स्टार्ट हुआ, उसके बाद नागपुरी में लिखा जाने लगा। गद्य साहित्य के अंतर्गत आपका उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, सबचित्र, भावचित्र, ये सब आते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि पूरा ये सब इतना-इतना गाँठ देना, ठीक है? बस आप लोग कम से कम 4, 5, 6 ठो कम से कम मोटा-मोटी ये सब याद हो जाए, तो ज़्यादा देंगे तब ना 4-5 ठो आपका एग्ज़ाम में भी याद आए। इसीलिए पूरा यहाँ पे उतार दिए हैं, लिख दिए हैं मतलब हम, ठीक है? आगे देखते हैं। उपलब्ध साहित्य के आधार पर है, यानी कि उपलब्ध साहित्य, जो उपलब्ध साहित्य है उसके आधार पे ई कहल जा सकेला, यह कहा जा सकता है कि नागपुरी में नया नियम कर पहिल ग्रंथ यानी मत्ती से लिखल प्रभु यीशु शिष्ट खेर सुसमाचार नागपुरी कर पहिल प्रकाशित गद्य के। देखिए यहाँ पे जानिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे ये नागपुरी में नया नियम केर पहिल ग्रंथ यानी मत्ती से लिखल प्रभु यीशु ख्रिस्ट केर सुसमाचार, इतना दूर तक पूरा ये है, ठीक है? ये नाम है, ठीक है? तो उपलब्ध साहित्य के आधार पर ये हम लोग जान सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि ये पहला गद्य है, ठीक है? नागपुरी का पहिल प्रकाशित गद्य है, के पहिल प्रकाशित गद्य प्रकाशित हुआ का नागपुरी में नया नियम कर पहिल ग्रंथ यानी मत्ती से लिखल प्रभु यीशु ख्रिस्ट केर सुसमाचार, ये चीज़। आगे देखते हैं। 1908 में छपल ई नागपुरी कर मौलिक नहीं बल्कि उल्था करल गद्य है। देखिए यहाँ पे 1908 में छपा था। कब? 1908 में। देखिए कुछ-कुछ डाटा का आपको डालना पड़ेगा जिससे आपका मतलब वज़न हो, आपका जो कंटेंट लिखेंगे ना उसमें वज़न मिले इसलिए। तो वो कब छपाया? तो 1908 में छपाया था। अब नागपुरी का मौलिक नहीं, यानी कि मूल रूप नहीं था ये, कि बल्कि ये उल्था करल गद्य था। यानी कि उल्था, यानी कि ये डायरेक्ट नागपुरी में लिखा हुआ नहीं था, ये अनुवाद, उल्था यानी कि अनुवाद किया हुआ था। वो इंग्लिश में रहा होगा, उसको नागपुरी में अनुवाद किया गया था। किसको? ख्रिस्ट केयर सुसमाचार, जो अभी नहीं बताए यहाँ पे, ये चीज़, ये चीज़, ये तो ये डायरेक्ट पहला गद्य था, पहिल प्रकाशित गद्य है हम लोग। लेकिन 1908 में छपा ये जो है, ये नागपुरी का मौलिक नहीं, मौलिक यानी कि ओरिजिनल रूप नहीं था, बल्कि उल्था यानी कि ये ट्रांसलेट किया हुआ गद्य था। उल्था कर रहे
उल्था कौन किए? तो उल्था कर रहे रांची जीएल मिशन का रेओपी इडनेस। कौन किए थे? तो जीएल चर्च मिशन का जो थे ना फादर रेओपी इडनेस, वो किए थे। इस हिसाब से 1900 से 1950 ईस्वी तक परिया नागपुरी गदकर आरंभिक काल बुझायलक। काहे कि 1908 से स्टार्ट मुख्य रूप से स्टार्ट हुआ था, इसलिए मोटा मोटी कहा जा सकता है कि इस हिसाब से 1900 से 1950 ईस्वी तक कर परिया नागपुरी गदकर आरंभिक काल बुझाता है। आरंभिक काल लगता है शुरुआती चरण। काले के ई दौर में मौलिक से बगरा उल्था का काम ज्यादा भे रहे, इसलिए कि इस दौर में शुरुआती चरण, देखो शुरुआती चरण की बात हो रहा है, उत्कर्ष की बात नहीं हो रहा है। देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि गद्य का इतिहास प्लस उसका विकास, उसका इतिहास बता रहे हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक। उसके बाद विकास के बाद के ऊपर जाएंगे। ऐसे ही आप लोग को लिखना पड़ेगा ताकि आपको एग्जाम में पूरी तरह स्कोर मिले, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो नागपुरी गद्य का आरंभिक काल लगता है उसको देख के, ठीक है। 1900 से 1950 तक का परिया यानी कि वर्षों को नागपुरी गद्य का आरंभिक काल बुझाएला। काले के ई दौर में, ये दौर में मौलिक से बगरा उल्थाए का काम, यानी कि मौलिक जो कि ओरिजिनल रचना से ज्यादा क्या हुआ था, ट्रांसलेट किया गया था नागपुरी में। आगे देखते हैं। डॉक्टर श्याम वर्मा का है ना, कुछ कुछ कोट्स भी लिखना जरूरी होता है। कोई कोई विद्वान लोग के बारे में कुछ कुछ लिखिएगा तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका बढ़ता है। डॉक्टर श्याम वर्मा का है ना, कहते हैं कि कोनो भाषा में पद कर रहस्य के खोले के लागिन गद कर जरूरत होवेला। देखिए अब मान लीजिए कोई कविता है, ठीक है, कोई कविता है, उसका आपको भावार्थ लिखने के लिए गद्य के रूप में ही ना भावार्थ लिखिएगा जी, कि कविता के रूप में भावार्थ लिखिएगा, नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टर श्याम वर्मा बोलते हैं कि कोई भी भाषा का पद यानी कि कविता गीत ये सब का, उसका रहस्य को, यानी कि वो तो एक शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है, गुप्त रूप से उसका भाव छुपा हुआ रहता है, उसको खोलने के लिए गद्य का जरूरत होता है, यानी कि विशेषण विस्तार से बताया जाता है ना, तो उसको गद्य के रूप में लिखा जाता है। पद कवि मनक भाषा हवेला। देख रहे हैं ना, पद कवि यानी कविता विता कौन कवि न बोल गाता है जी या लिखता है। तो पद यानी कि कविता होता, पद कवि मनक भाषा हवेला, जो थोड़ा घुमावदार हवेला, थोड़ा जो घुमावदार थोड़ा सा होता है। जबकि गद्य सरल और स्पष्ट शैली में रहेला। क्या है, कवि कविता विता हम लोग देखते ही हैं कि थोड़ा घुमावदार होता है। जैसे जग भरमाए कविता है, अब कैसा एकदम पूरा घुमाया हुआ है, उसका अंदर भाव छुपा रहता है। लेकिन यहाँ पे जबकि गद्य सरल और स्पष्ट शैली में रहता है, स्पष्ट शैली में रहता है। आगे देखते हैं। महान विद्वान डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार नागपुरी का पूर्णा गद्य रूप देखे का है, पुराना गद्य रूप देखना है, ठीक है। तो ताम्रपत्र, शिलालेख, जमीन का रसीद, खतियान और चिट्ठी पत्र मन के देखल जा सकेला। इस सब में हम लोग देख सकते हैं। पुराना अगर देखना है ना कि पुराना शुरुआत कैसा हुआ था, तो कैथी लिपि में अभी बात की है, तो वो सब कैथीय लिपि में हमको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक गद्य कर बात करल जाए तो इकर सुपर शुरुआत, अब देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं मुख्य रूप से एकदम आधुनिक गद्य साहित्य कर बात करल जाए तो इकर सुपर शुरुआत, यानी कि ओरिजिनल टाइप से एकदम की शुरुआत रेओपिडनेस कर द्वारा सन 1907, 1908, 1909 और 1912 में क्रमशः प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मती, दूसरा है मार्कुस और तीसरा है जोहन और लुकस कर सुसमाचार मन के नागपुरी गद्य में छाप के करना है। यानी कि मुख्य रूप से सुपट शुरुआत कौन कौन 1907, 1908, 1909, 1912 में काका की को छाप के स्टार्ट किए थे, मोटा मोटी माना जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मती, मरीकुस, ये भी नाम है एक रचना का, और जोहन और लुकस का सुसमाचार मन के, ठीक है। ये कहा है, इसको छाप के ये मोटा मोटी एक शुरुआत किए थे। चलिए आगे देखते हैं। इकर से पहले नागपुरी गद्य कर कोनो सुपर ट्रूप देखे ले नहीं मिलेला। देख रहे हैं ना, इससे पहले नागपुरी का कुछ कुछ रचना हुआ था, लेकिन एगो सुपर एगो पुख्ता सुपर यानी कि पुख्ता तौर पे कुछ वैसा रचना देखने को मिलता नहीं है। तो मुख्य रूप से कब से माना जा रहा है, तो 1909, 1907, 1908, 1909 के आसपास माना जा रहा है, ठीक है। ऊपर जो हम लोग देखे वो भी यही ईस्वी के आसपास का बात था। आगे देखते हैं हम लोग।
नागपुरी गद्य साहित्य कर विकास कर चरण के हेठे देखल जा सकेला। हम लोग मोटा मोटा इतिहास के बारे में बात किए, कैसे स्टार्ट हुआ, अब इसका विकास के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका विकास को कोशिश करिएगा पॉइंट वाइज लिखिएगा ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, क्या है कि जो एग्जामिनर जो कॉपी काटेंगे ना तो उसको पॉइंट वाइज में ज़्यादा मजा आता है। जहाँ पे फिगर, जहाँ पे फ्लोर चार्ट बने वहाँ फ्लोर चार्ट बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट पे इसको अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, नागपुरी गद्य साहित्य का विकास कर चरण के हेठे देखल जा सकेला। नीचे देखा जा सकता है कैसा कैसा इसका विकास हुआ। यहाँ पे देखिए 1915 में जर्मन मिशन ब्याह केर नियम ये नाम है। ठीक है, किताब नागपुरी गद्य में लिखल जेके बहुत प्रसिद्धि मिलला। देख रहे हैं ना 1915, 1907 8 9 के आसपास का देखिए, लेकिन अब 1915 के आसपास हम लोग देख रहे हैं। 1915 में जर्मन मिशन ब्याह केर नियम किताब के नागपुरी में लिखे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। रेव कोनराड बुक आउट सदानी फोकलोर स्टोरीज नागपुरी गद्य में लिखले जेकर में 9 गो कथा मन आहे। देख रहे हैं ना, ये सब सारा चीज का कंटेंट को आपको लिखना पड़ेगा। काहे कि ये सब नागपुरी का जड़ है। ठीक है, सदानी फोकलोर स्टोरीज यह क्या है, ये आपका सदानी, देखिए सदानी यानी कि नागपुरी, वही सब की बात हो रहा है ना। तो ये रेव कोनराड बुक आउट उसको लिखे थे जिसमें 9 गो कथा मना है। आगे देखते हैं। 1929 में रोमन मिशन नागपुरिया कहानी नागपुरी गद्य में छापल है। देख रहे हैं ना, का नागपुरिया कहानी गद्य में छापे थे 1929 में। मुदा ई रोमन लिपि में लिखल जा रहा है, रोमन यानी कि इंग्लिश में लिखा गया था। और इकरोहो में 9 गो लोक कथा दिल जा रहे। ये रोमन लिपि यानी कि इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन नागपुरी कहानी था। ठीक है, जिसमें 9 गो कथा लोक कथा दिया हुआ था। ठीक है, लोक कथा कथा सब गद्य के रूप में आता है। इसके विकास के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे कैसे विकास हुआ। 1931 में रेव हेनरी फ्लोर लैंग्वेज हैंडबुक में इंग्लिश सदानी और सदानी इंग्लिश गोइठ बात के रोमन में लिख ले। देख रहे हैं ना, इसके बारे में 1931 में भी ये लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं। 1938 में शुरू होल प्रसिद्ध झारखंड हिंदी मासिक पत्रिका 1938 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, झारखंड हिंदी मासिक पत्रिका, पत्रिका क्या नाम था, झारखंड। कोनवे एगो अंक में द्वारका प्रसाद लिखित हिंदी लेख में पहिल बेर नागपुरी कर मौलिक गद्य कर कटिक हिस्सा छप रहे। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, पहला बार नागपुरी मौलिक यानी कि ओरिजिनल नागपुरी लिखा गया था। कोई पहला रचना, थोड़ा सा भाग कोई छापा गया था। झारखंड नामक एक मासिक पत्रिका यानी कि महीना में निकलता था। ठीक है, 1938 में इसका स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इकर प्रकाशन गुमला से हिंदी में होता रहा, इसका प्रकाशन गुमला से हिंदी में होता था, लेकिन वहां से थोड़ा सा पार्ट नागपुरी में भी छपा था, जो कि पहला मोटा मोटी मौलिक रूप से अगर देखा जाए, मौलिक यानी कि ओरिजिनल रचना, तो यही था। 1940 में रोमन लिपि में जगपाल सिंह मुंडा बटले प्रकाशित आदिवासी शकम, ये सब का नाम नहीं लिखिएगा तब भी दिक्कत हो जाएगा, काहे कि बेहद इंपॉर्टेंट ये सब अपना छाप छोड़ा है नागपुरी के विकास में। तो 1940 में रोमन लिपि में जयपाल सिंह मुंडा बटले प्रकाशित, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा प्रकाशित आदिवासी शकम में नागपुरी गद्य नियमित रूप से छपत रहे। देख रहे हैं ना, नागपुरी गद्य यानी कि कहानी छपा, उपन्यास कुछ छप गया, कोई नाटक छप गया, कभी लेख छप गया, कभी एकांकी छप गया, कभी यात्रा वृत्तांत छप गया। इस टाइप से इन जमशेदपुर से साप्ताहिक पत्रिका है, साप्ताहिक यानी कि हर वीकली निकलता था ये जमशेदपुर से। आगे देखते हैं। ऐसा मानल जाएला कि सन 1941 में जूलियस तिग्गा कर लिखल और छापल छोटा नागपुर पुत्री निबंध साहित्य था। ठीक है, छोटा नागपुर पुत्र निबंध साहित्य नागपुरी कर पहिल मौलिक और स्वतंत्र गद्य का किताब है। ठीक है, स्वतंत्र गद्य का किताब था, ऐसा माना जाता है 1941 में। ठीक है, ये क्या है, पहले जो थोड़ा एक कोई अंश छप गया तो कोई किसी को उल्था यानी कि किसी का ट्रांसलेशन था, लेकिन मोटा मोटी पूरा पूरी तो छोटा नागपुर पुत्री। चलिए आगे देखते हैं। तले उसके बाद, तले यानी कि उसके बाद धनीराम बख्शी कर लिखल और 1947-48 में छपल जितिया कहानी दूसर स्वतंत्र गद्य का पुस्तक रहे। दूसरा दूसरा बुक का नाम क्या था, जितिया कहानी, जो था कि स्वतंत्र गद्य का था, ये कहानी एक था। 1947-48 का पास छपा था। ठीक है, धनीराम बख्शी के द्वारा, जिसको भारतेंदु भी कहा जाता है, नागपुरी के भारतेंदु भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। 1947 में ही 1947 में ही आज़ादी के टाइम फरवरी में पहल नागपुरी साप्ताहिक पत्रिका आदिवासी, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 1947 में ही फरवरी में पहला नागपुरी साप्ताहिक पत्रिका आदिवासी, ये नागपुरी साप्ताहिक पत्रिका था पहला। सं, कौन संपादक राधा कृष्ण और प्रकाशक बिहार सरकार।
और दिसंबर में इग्नेस कुजूर बटले निकलाल साप्ताहिक अबुआ झारखंड में नियमित रूप से नागपुरी गद्य छापल गेलक का आदिवासी पत्रिका में छप रहा था। और यहाँ पे अबुआ झारखंड इसको कौन इग्नेस कुजूर निकालते थे। ठीक है, 1947 में कौन इसको संपादन राधा कृष्ण करते थे और प्रकाशक बिहार सरकार था आदिवासी पत्रिका का जो 1947 में निकलता था। और उसके अलावा इग्नेस कुजूर जो जो अपना जो पत्रिका निकालते साप्ताहिक पत्रिका उसका क्या नाम था अबुआ झारखंड, इसमें भी नियमित यानी कि लगातार लगभग समझिए कि नागपुरी गद्य छपते आ रहा था। इसी तरह विकास हो रहा है। देखें 1907 8 से हम लोग तो 1850 से स्टार्ट किए हैं मोटा मोटी, लेकिन 1907 के आसपास से लेकर 1947 तक अभी पहुंच गए। 1948 में हितैषी कार्यालय देख रहे हैं ना, 1948 में हितैषी कार्यालय चाईबासा कर स्थापना भेलक, जहाँ से नागपुरी गद्य साहित्य के प्रकाशन खूब भेलक। देख रहे हैं ना, जेकर में मुद मुद नाम, करम महात्मय, गणेश चौथ कहनी, फोगली बुढ़िया कर कहनी ये सब था। ठीक है, कहाँ हितैषी कार्यालय में ये सब छपा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रोल निभाया है नागपुरी गद्य साहित्य के विकास में। आगे देखते हैं 1956 में पीटर शांति नौरंगी ए सिंपल सदानी ग्रामर अंग्रेजी में लिख लें। देख रहे हैं ना, एक सिंपल सदानी ग्रामर यानी कि नागपुरी के ही बात हो रहा है, इसको अंग्रेजी में लिखे थे। सैकड़े में आखिरी में सगुनिया जोल्हा नागपुरी लोक कथा के देवनागरी में दे दे हैं। देख रहे हैं ना, पीटर शांति नौरंगी 1956 में ये एक सिंपल सदानी ग्रामर अंग्रेजी में लिखे थे, सिंपल सदानी ग्रामर अंग्रेजी में लिखे थे। उसमें लास्ट साइड का लिख दिए थे एक सगुनिया जोल्हा नागपुरी लोक कथा। ये है बहुत फेमस लोक कथा है सगुनिया जोल्हा, ये नागपुरी लोक कथा है। इसको नागपुरी देवनागरी में ही यानी कि हिंदी में ही लिख दिए थे, नागपुरी में, नागपुरी ही में देते। एक्चुअली ये सिंपल सदानी अंग्रेजी में छपा था, लेकिन लास्ट साइड में इसको नागपुरी में ही लिखे थे। वो लोक कथा वो छाप दिए थे जो कि नागपुरी में था देवनागरी लिपि के थ्रू। 1963 में पीटर शांति नौरंगी पुराण शैली में यानी कि पूर्णा शैली में यीशु चरित चिंतामय लिखने ये बहुते लोकप्रिय होलक। 1963 में शांति पीटर नौरंगी जी क्या है यीशु चरित चिंतामय। इन लोग एक्चुअली क्या है, इन लोग देखे इन लोग है फादर थे, अंग्रेज लोग आए थे तो उन लोग अपना तो क्रिश्चियनिटी की फैलाएंगे ना जी, उन लोग फैलाने के ही मकसद से आए थे, फैला रहे हैं। तो अपना जो उन लोग का पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ था, सारा चीज़ अच्छा अच्छा उन लोग अपना बता रहे थे ताकि जो भी जिसको अच्छा लगे वो ये मतलब क्रिश्चियनिटी की ओर आकर्षित हो। तो इन लोग उसके लिए क्या किया, उन लोग नागपुरी तो जानते ही हैं कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज हुआ था, तो नागपुरी में छपाया जा रहा था। तो यीशु चरित चिंतामण लिखे थे, ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इके एखनो बीए ऑनर्स में पढ़ाया जाएगा, इसको अभियो रांची यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स में पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं जुलाई 1957 के आकाशवाणी, एक सेकेंड, हाँ, जुलाई 1957 आकाशवाणी रांची का स्थापना, कहीं कहीं पे थापना भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थापना भी लिखा जाता है, स्थापना या थापना होला कब, जुलाई 1957 का आकाशवाणी रांची का स्थापना हुआ। ये रातू रोड में है। ये गद्य साहित्य कर विकास में क्रांति लाने के महत्वपूर्ण योगदान देलक। सारा चीज यहाँ पे आदिवासी सकम अबुआ झारखंड पत्रिका हितैषी कार्यालय आकाशवाणी सारा चीज का वर्णन यहाँ पे हो जा रहा है। देख रहे हैं ना सिलसिलेवार तरीका से। आकाशवाणी में ढेरे कहनी नाटक मनक प्रकाशन भेलक, जेकर में सब रचनाकार मनक योगदान रहलक। ठीक है, यहाँ पे आकाशवाणी का स्थापना कब हुआ तो जुलाई 1957 के। ये भी नागपुरी पद सॉरी गद्य क्षेत्र का विकास में क्रांति लाने में अहम योगदान दिया है। इसमें नाटक कहानी सारा चीज के प्रकाशन हुआ, वार्तालाप रूप में भी प्रकाशन हुआ था, यानी कि बहुत सारा कहानी को पढ़ के सुनाया जाता था। इसमें सब मोटा मोटी सभी रचनाकार सबका अच्छा खासा योगदान रहा। योगेंद्र नाथ तिवारी शकुंतला मिश्र भी नागपुरी में काम की है आकाशवाणी में, पता है ना। योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी कहानी निबंध लेखक मन खूबे लिख लें। योगेंद्र नाथ तिवारी आप लोग भी जानते हैं, नागपुरी कहानी निबंध लेख मन बहुत लिखे हैं, खूबे यानी कि बहुत लिखे हैं। नागपुरी कला संगम स्मारिका का संपादन कर लें। देख रहे हैं ना, ये पत्रिका है, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है। नागपुरी कला संगम स्मारिका का संपादन कर ले और नागपुरी गद्य कर विकास करे के महत्वपूर्ण योगदान दिले। कौन, योगेंद्र नाथ तिवारी, नागपुरी कला संगम स्मारिका। अब आगे देखते हैं प्रफुल्ल कुमार राय नागपुरी के नवा कहनी
बिन बातक बात अप्रैल 1961 लिखे और कर ले। अब कहानी पहला कहानी कौन लिखे हैं? प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं। बिन बातक का बात ये कहानी का नाम था, 1961 में लिखा गया था पहला कहानी। उससे पहले यात्रा स्मरण वीरतांत फलना ढकना लिखाया था, नाटक कुटक जो भी, लेकिन 1961 में पहला कहानी लिखाया गया था बिन बातक बात, जिसको प्रफुल्ल कुमार राय लिखे थे। आप जब कहानी के बारे जब कहानी के विकास के बारे में जब बात करिएगा ना, तो उसमें भी ये बात आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, प्रफुल्ल दा का सोनझैर और रिंगचिंगिया, ये बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। सोनझैर और रिंगचिंगिया किताब में गद कर सुंदर नमूना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जेपीएससी मेंस में सोनझैर नाम का एक क्या पहला ही चैप्टर है आपकी कहानी में। ठीक है, बनफूल भाग 2 में। आगे देखते हैं, शारदा प्रसाद शर्मा का बिंझिया किताब में नागपुरी कहानी जीवनी संस्मरण निबंध मन संकलिता है। बिंझिया किताब, बिंझिया हम लोग जब सीजीएल में पढ़े थे, तो वो बस एक कहानी डाला हुआ था, वो एक किताब ही है जिसमें आपका कहानी मिलेगा, जीवनी मिलेगा, संस्मरण मिलेगा, निबंध सब मिलेगा। इसका रचनाकार कौन है? शारदा प्रसाद शर्मा। सबका योगदान को यहाँ पे आप दिखा दे रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कर पढ़ाई 1981 में शुरू हुआ, जेकर चलते नागपुरी पाठ्य पुस्तक निर्माण ले क्रांति अलग। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एमए की पढ़ाई स्टार्ट हो गया स्नातकोत्तर का, तो उसके चलते टीआरएल डिपार्टमेंट सब भी बना था। उसकी वजह से किताब उताब के छपाई में बहुत जबरदस्त क्रांति आया। आगे देखते हैं, 1960 में नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना से नागपुरी गद कर बेजोड़ विकास फैलक। कब हुआ नागपुरी भाषा परिषद की स्थापना? 1960। कौन किए थे? प्रफुल्ल दा किए थे, ये आपको पता है। वो भी जबरदस्त विकास में योगदान दिए। असल में 1950 से लेके ई वर्तमान बेरा तक ले नागपुरी गद कर बेस उन्नति होलक। देख रहे हैं ना, 1950 से लेके अभी तक जबरदस्त तरीके मतलब विकास हुआ। उससे पहले तो उसका शुरुआती दौर था ना, लेकिन 1950 से लेके 1900 सॉरी अभी तक जबरदस्त उसका उन्नति हुआ। करीब करीब गद्य साहित्य का सौभे विधा में सृजन यानी कि रचना सामने आना। सब विधा यानी कि उपन्यास भी आया, महाकाव्य आया, खंड काव्य आया आपका। उसके अलावा फिर आपका क्या क्या आया? सॉरी, महाकाव्य खंड काव्य तो दूसरा सेक्शन हो गया आपका, वो पद सेक्शन हो गया। रचना आया, सॉरी उपन्यास आया, कहानी आया, निबंध आया, नाटक आया, बहुत सारा चीज, यात्रा वृत्तांत आया, संस्मरण आया, सब चीज तो आया। ठीक है, आलोचना आया, समालोचना आया, सारा चीज का रचना हुआ। झारखंड आंदोलन कर उठान और संघर्ष गद्य साहित्य के धैर्य दे के चमकालक। ठीक है, झारखंड आंदोलन का उठान, जब झारखंड आंदोलन चरमोत्कर्ष में था, यानी कि झारखंड आंदोलन, ठीक है, भारतीय आंदोलन की बात हो रही है, झारखंड आंदोलन का उठान यानी कि चरमोत्कर्ष पे था। और संघर्ष गद्य साहित्य के धैर्य देवे में जबरदस्त तरीका से निभाया गया है कि एक से एक कहानी सब लिखा जाने लगा पूरा उस दौर जोशीला अंदाज में। ठीक है, आगे देखते हैं, सांस्कृतिक पहचान और अस्मिता ई पर्या कर साहित्य कर मुद आवाज बन गेलक। ठीक है, सांस्कृतिक पहचान और अस्मिता का है कि हम लोग झारखंडी का अस्मिता को मारा जा रहा था, हक को मारा जा रहा था। ठीक है, इसलिए हम लोग झारखंड अलग राज्य लेने के लिए लड़ रहे थे। इसलिए इस दौर में जो गद्य लिखा जा रहा था, जो कहानी वहानी लिखा जा रहा था, वो सब अपना हक के आवाज के लिए लिखा जा रहा था। नागपुरी कर आधुनिक काल कर बगरा रचनाकार गद्य साहित्य के समृद्ध करे में अपन योगदान दे हैं। ठीक है, नागपुरी कर आधुनिक काल कर बगरा रचनाकार माना कि बहुत सारे रचनाकार लोग गद्य साहित्य के समृद्ध यानी कि उन्नति करने में अपना योगदान दिए हैं। बरन बरन विधिया में अपन अजगूत साहित्यिक रचना से यानी कि जबरदस्त रचना से नागपुरी गद्य साहित्य के रचना करे वाला मुद्रा। एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग देखे कि जबरदस्त तरीका से हर कोई अपना योगदान दिए। अब तरह बरन बरन यानी कि तरह तरह का विधा में यानी कि तरह तरह का विधा यानी कि कोई नाटक भी लिख रहा है, कहानी भी लिख रहा है, उपन्यास भी लिख रहा है, उसको बोला जाता है विधा। ठीक है, तो बरन बरन विधा में अपन अजगूत साहित्यिक रचना यानी कि अपना जबरदस्त टैलेंट से के रचना से नागपुरी गद्य साहित्य के रचना करे वाला मुद मुद रचनाकार किन लोग हैं, उसका कुछ बहुत नाम यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, जैसे नाम दिया हुआ है कुछ बहुत, जैसे आपका सबका नाम आ जाना चाहे मोटा मोटी ध्यान देना इसमें, धनीराम बख्शी, पीटर शांति नौरंगी, प्रफुल्ल दा, दिनेश बेग, श्रवण गोस्वामी, अब्दुल खालिक, उपेंद्र पाल नाहन, बीपी केसरी, पद्मश्री गंझू जी, कंचन, डॉक्टर कुमारी बसंती, शंकुतला मिश्र, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो इत्यादि है। ठीक है, ऊपरी देवल तथ्य से
आप थोड़ा-सा यहाँ पे कंक्लूजन निकाल दे रहे हैं, ठीक है? उपरे देवल तथ्य से हमिन पाविला कि जे काम कर शुरुआत ईसाई मिशनरी मन से भेलक रहे, उ कि आइज के रूप में आवेले 200 से 500 साहित्यकार मन अपन कलाकार प्रदर्शन से पहुँचालें, ठीक है? मोटा-मोटी यहाँ पे हम लोग यही बता दिए कि जो ऊपर देखने से पता क्या चल रहा है कि जो शुरुआत हुआ था उसको अभी का मुकाम दिलाने के लिए, गद्य साहित्य का जो अभी का रूप है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रचनाकार लोग अपना कला का दिखाते हुए उन्नति कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। ठीक है? ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग मोटा-मोटी एक टॉपिक है उसको अच्छा से कवर कर दिए। ठीक है? यहाँ पे पूरा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे नागपुरी साहित्य का इतिहास और विकास के ऊपर हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी कवर किए, ठीक है? इसके बाद आपका इसी सेक्शन में कहानी का भी पूरा डिटेल्स देखना है, उपन्यास का भी देखना है, तो पूरा सबको एक ही बार नहीं देगा देखने के लिए, ठीक है? नागपुरी गद्य साहित्य का इतिहास के ऊपर सिलसिलेवार एक निबंध नोट लिखूँ या उसका प्रकाश डालूँ या फिर दे देगा कि नागपुरी गद्य साहित्य का विधा कहानी के ऊपर या उपन्यास के ऊपर या एकांकी के ऊपर, तो सारा चीज़ का क्लास आप लोग को मिलेगा। ठीक है दोस्त? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई ज़बरदस्त तरीका स्टार्ट करें। आप लोगों का एग्ज़ाम तुरंत हो जाएगी, अगर ये जेपीएससी अगर एग्ज़ाम लेने को आ जाएगी, आ गई तो तुरंत आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगी। कब होगी? इलेक्शन खत्म होते ही आपका जून से जुलाई, जून का लास्ट या जुलाई का फर्स्ट वीक से मिडिल वीक तक में आपका एग्ज़ाम होने की पूरा संभावना है। ठीक है? ज़बरदस्त तरीका से पढ़िए, ठीक है? फिर भी मैं जितना हो सकूँगा मैं अपना एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करूँगा। मुझे 2 बार का मेंस लिखने का एक्सपीरियंस है, इसलिए जितना भी हो सके मैं आप लोग से ये इसको शेयर करूँगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको पहली बार मेंस लिखने बैठेंगे तो उनके सारे बहुत सारी दुविधा होगी। ठीक है दोस्त, आप लोग टेंशन नहीं लेना है, नागपुरी के लिए एग्ज़ाम फॉर्मेट आप लोग के साथ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास आपका इसी टॉपिक से आएगा या फिर पद साहित्य का इतिहास के ऊपर आएगा। चलिए ठीक है? तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।